ऑल गुड, ओके गुड। सो करते हैं स्टार्ट क्लास अपनी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टी बीम। ठीक है ना, टी बीम आज हमारा टॉपिक है। और इसको हम पढ़ते हैं कि आखिर टी बीम होती क्या है, क्यों हम टी बीम का यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, जो टी बीम है आपकी, ठीक है ना, उसको पढ़ने से पहले जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और टी बीम जो हम पढ़ने वाले हैं, उन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो सिंपल वे में आप टी बीम को भी समझ जाएंगे कि टी बीम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, कहां पे इसका यूज है। ठीक है ना, देन उसके बाद हम टी बीम की एनालिसिस पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, हेडिंग मैंने पहले डाल दिया है टी बीम। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम एंड द टी बीम। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगुलर बीम एंड टी बीम। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दो पोर्शन शो कर रखे हैं। ठीक है, दो पोर्शन मैंने आपको शो कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, टी शेप के हैं, लेकिन दोनों टी बीम नहीं है। इन दोनों में से एक तो टी बीम है, एक आपकी रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, आप देखिए जो सेकंड राइट साइड में मैंने ये बीम शो कर रखी है आपको। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो नीचे है आपकी ये बीम है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल बीम है, और इस नॉर्मल बीम के ऊपर आपने प्लेस कर रखी है यहां पे स्लैब। स्लैब, ठीक है, ये आपने प्लेस कर रखी है स्लैब। इन सिमिलर वे अगर हम बात करें इस साइड की, लेफ्ट साइड में, तो सिमिलर वे में ये भी बॉटम पे बीम है, बीम है। ठीक है, और इस बीम के ऊपर आपने प्लेस कर रखी है स्लैब। ओके, तो बीम दोनों टी बीम या रेक्टेंगुलर बीम दोनों के ऊपर आपको स्लैब तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, लेकिन एक टी बीम है इसमें से, एक रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, रेनफोर्समेंट की, अगर मैं यहां पर रेनफोर्समेंट की बात करूं, तो ये आपकी बीम है, इसके ऊपर आपने स्लैब प्लेस कर रखी है। और जो रेनफोर्समेंट है यहां पे, रेनफोर्समेंट आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस से बिलो प्रोवाइड करते हैं टेंशन को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि कहीं पे यहां पे न्यूट्रल एक्सिस है और बॉटम साइड पे हमने प्रोवाइड कर रखी है यहां पर रेनफोर्समेंट। ठीक है, हमने बॉटम पे यहां पे प्रोवाइड कर रखी है रेनफोर्समेंट, ये हमने प्रोवाइड कर रखी है यहां पे बॉटम पे रेनफोर्समेंट। ठीक है, और इस रेनफोर्समेंट में, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये रेनफोर्समेंट जो हमने न्यूट्रल एक्सिस से नीचे प्रोवाइड कर रखी है, आपको पता है डब्ल्यू के केस में हम कहां पे कॉम्प्रेशन साइड में भी प्रोवाइड करते थे, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहां पे भी ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है ना, ये ठीक है, तो अगर रेनफोर्समेंट हमने टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों जगह प्रोवाइड कर रखी है, तो यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, लैपिंग कर दी इन बार्स की। ठीक है, बार्स की मैंने कर दी यहां पे लैपिंग, जिसको हम बोलते हैं स्टिरअप्स। ठीक है, ये हमने जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, उस रेनफोर्समेंट को हमने क्या कर दिया यहां पे प्रॉपरली लैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्टिरअप्स। ठीक है, तो इस बीम में जो सेकंड वाली ये बीम बना रखी है, ये बीम है आपकी रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बीम, आप देखिए यहां पे जो रेनफोर्समेंट मैंने यहां पे प्रोवाइड कर रखी है, वो रेनफोर्समेंट सिर्फ हमने बीम में प्रोवाइड कर रखी है, स्लैब का यहां पे अलग है, स्लैब में हमने कोई काम नहीं किया। ठीक है, यानी बीम में अलग से काम होगा, स्लैब में अलग से काम होगा। ठीक है, पहले ये जो सेकंड बीम प्रोवाइड कर रखी है आपने यहां पे, इसमें क्या करोगे आप, जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है ना, इंडिविजुअली प्रोवाइड करोगे, बीम के लिए अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और आपकी स्लैब जो होगी उसके लिए रेनफोर्समेंट अलग से प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो यानी जो बिहेवियर होगा, रेक्टेंगुलर बीम का बिहेवियर होगा, उसमें जो आपने टॉप में स्लैब प्रोवाइड कर रखी है और जो बॉटम पे इसके बीम प्रोवाइड कर रखी है, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिहेवियर होगा, यानी लोड अगर आप अप्लाई करोगे तो बीम के लिए अलग लोड अप्लाई करोगे, स्लैब के लिए अलग लोड अप्लाई करोगे। यानी डिजाइनिंग, इसका कहने का मतलब क्या है कि डिजाइनिंग लोड्स के लिए आप स्लैब के लिए और बीम के लिए, दोनों के लिए अलग अलग करोगे। ठीक है ना, तो जो ये बीम है आपकी, ठीक है, इस बीम में आप बिहेवियर जो शो करते हो, ठीक है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर यहां पे होता है बीम में। ठीक है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर बीम है आपकी सेकेंड वाली बीम, इसमें बिहेवियर आपका इंडिविजुअल होगा, और ये आपकी आरसीसी बीम है। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं आरसीसी बीम। ठीक है,
आरसीसी बीम, और आरसीसी बीम के ऊपर आपने प्रोवाइड कर रखी है स्लैब, ठीक है। आरसीसी बीम के ऊपर आपने प्रोवाइड कर रखी है स्लैब, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर बीम है, सबसे पहले आप क्या कंस्ट्रक्ट करते हो, बीम कंस्ट्रक्ट करते हो, देन उसके ऊपर आप क्या प्लेस करते हो, स्लैब प्लेस करते हो, ठीक है। फर्स्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, फर्स्ट बीम कंस्ट्रक्टेड, बीम कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, फर्स्ट बीम कंस्ट्रक्टेड, देन प्लेस द स्लैब, देन प्लेस्ड स्लैब। तो पहले आप बीम का कंस्ट्रक्शन करोगे, बीम के कंस्ट्रक्शन करने के बाद बीम में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आपने उसके ऊपर में स्लैब आपने प्लेस करी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम, जो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे थे, ये वाली बीम थी, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड बीम मैंने यहां पे शो करा रखी है आपको, ये बीम है आपकी टी बीम, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टी बीम। अब ये डिफरेंस क्या है दोनों में, इसको हम स्टडी करते हैं कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम से ये टी बीम अलग कैसे है, ठीक है। तो अगर रेनफोर्समेंट की बात करें टी बीम में, तो सिमिलर वे जो आपने सिंगली रेनफोर्स में, डबली रेनफोर्स में पढ़ा है, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस से अबव कंप्रेशन, तो रेनफोर्समेंट आपकी सिमिलर वे में यहां पे प्रोवाइड होगी, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस लेट अस कंसीडर की आपकी कहीं पे लाई कर रही है, यहाँ पे जो मैं शो नहीं कर रहा हूं अभी, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ रेनफोर्समेंट को, ठीक है, रेनफोर्समेंट को शो कर रहा हूँ, ये हमने प्रोवाइड कर रखी है रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब जो कंप्रेशन में आप टी बीम के केस में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, वो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे स्लैब के टॉप में, यहाँ पे, ठीक है, ये आप प्रोवाइड करोगे रेनफोर्समेंट। आपने यहाँ पे रेनफोर्समेंट कहां प्रोवाइड कर रखी है, जो बीम प्रोवाइड कर रखी है आपने यहाँ पे, उसी बीम में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करी, अगर जरूरत है तो। अगर यहां पे जरूरत है तो इस केस में आप प्रोवाइड करोगे रेनफोर्समेंट स्लैब में, ठीक है। देन आपने कर दिया लैपिंग, लैपिंग कुछ आपने ऐसे कर दी, ठीक है, ये आपने कर दी बार्स की लैपिंग, ठीक है। और अगर आप स्लैब में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, आपको स्लैब में जरूरत है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जरूरत पड़ेगी स्लैब में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की, तो वो रेनफोर्समेंट लेट अस कंसीडर कि मैं बोल रहा हूं आपने यहां पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना, दिस इज द स्लैब रेनफोर्समेंट, स्लैब रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करी स्लैब रेनफोर्समेंट, अगर जरूरत पड़ी यहां पे स्लैब में जरूरत पड़ेगी जरूरत, ठीक है ना। तो देखिए आप, अब जो दोनों का बिहेवियर है आप देखिए, आपने रेनफोर्समेंट ओनली बीम में प्रोवाइड करी, यहां पे देखिए आपने रेनफोर्समेंट टेंशन साइड में बीम में प्रोवाइड कर रखी है, और कॉम्प्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है स्लैब में, ठीक है। और आपने इसके बाद कर दी बार्स की लैपिंग, ठीक है ना, बार्स की आपने कर दी यहाँ पे लैपिंग। और ये जो टोटल सेक्शन है आपका स्लैब प्लस बीम का सेक्शन, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होगा यहाँ पे मोनोलिथिक बिहेवियर होगा, यानी ये टोटल आपका एज ए सिंगल यूनिट आपका वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो स्लैब और बीम आपका साइमल्टेनियसली उस लोड को क्या करेगा, काउंटर करेगा, ठीक है। तो जब आप लोड अप्लाई करोगे तो स्लैब और बीम आपका साइमल्टेनियसली उस लोड को क्या करेगा, काउंटर करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, जब आप लोड को अप्लाई कर रहे थे तो जो स्लैब है उसका बिहेवियर इंडिविजुअल था, और जो बीम है आपका उसका बिहेवियर यहाँ पे इंडिविजुअल था, ठीक है। लेकिन यहां पे इंडिविजुअल बिहेवियर ना होके टी बीम के केस में आपने देखो ना, ये लैपिंग जो आपने प्रोवाइड कर रखी है रेनफोर्समेंट की टॉप में और बॉटम में, आपने ये स्लैब और जो बीम प्रोवाइड कर रखी है, इसको आपने एज अ सिंगल यूनिट बनाने के लिए ही ये आपने लैपिंग प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बिहेवियर यहाँ पे होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर था आपका रेक्टेंगुलर बीम के केस में, ठीक है। लेकिन इस जो टी बीम के केस में यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बिहेवियर होता है मोनोलिथिक बिहेवियर, मोनोलिथिक बिहेवियर, मोनोलिथिक बिहेवियर, ठीक है, मोनोलिथिक बिहेवियर। मोनोलिथिक बिहेवियर का मतलब क्या है, मोनोलिथिक बिहेवियर का मतलब यही है कि ये एज अ सिंगल यूनिट वर्क कर रहा है, पूरा जो आपने सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को ही हम कहते हैं टी बीम, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को जहां पे आपने स्लैब टॉप में प्रोवाइड कर रखी है और बॉटम पे बीम प्रोवाइड कर रखी है, और दोनों आपका मोनोलिथिकली वर्क कर रहे हैं, यानी एज अ सिंगल यूनिट आपका वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम टी बीम, ठीक है ना। तो यहां पे जो बिहेवियर आपको शो होगा वो होगा आपका मोनोलिथिक बिहेवियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंक्रीट प्लेसिंग की, ठीक है, तो जब आप बीम्स और स्लैब प्लेस करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रेनफोर्समेंट का एक फॉर्मवर्क बनाते हो, उसके बाद उसमें आप कंक्रीट पोर करते हो, जिससे कि आपका बीम कंस्ट्रक्ट होगी या स्लैब कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है।
तो अगर मैं नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम की बात करूं और टी बीम की बात करूं, तो जो कंक्रीट आप प्लेस करते हो, ठीक है, कंक्रीट आप कैसे उसमें डालोगे इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जो टी बीम होती है, ठीक है, टी बीम में आपने क्या करा, आपने जब रेनफोर्समेंट का फोमवर्क तैयार किया, ठीक है ना, यानी बीम के लिए भी एक रेनफोर्समेंट का फोमवर्क तैयार किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर स्लैब के लिए भी रेनफोर्समेंट का आपने क्या करा, फोमवर्क तैयार किया, और जो कंक्रीट होगी उस कंक्रीट को साइमल्टेनियसली आप बीम में और स्लैब में साथ में आप उसमें पोर करोगे। ठीक है, समझ में अच्छे से सुनो कि जो कंक्रीट होगी वो कंक्रीट आप साइमल्टेनियसली पोर करोगे किसमें, किसमें, बीम में, और जो आपने उसके ऊपर में स्लैब प्रोवाइड कर रखी, इन दोनों में कंक्रीट आप साइमल्टेनियसली आप पोर करोगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इस केस में जो रेक्टेंगुलर बीम है, तो रेक्टेंगुलर बीम के केस में आप कंक्रीट को बीम में इंडिविजुअली प्लेस करोगे, फिर जैसे ही बीम आपकी सेट हो गई, उसने सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर ली, उसके बाद आप उसके ऊपर स्लैब पे प्लेस करोगे, स्लैब का फॉर्मवर्क प्लेस करोगे, और देन फिर उसके बाद आप उसमें कंक्रीट पोर करोगे। ठीक है ना। तो जो टी बीम होती है, टी बीम में आपकी स्लैब और बीम में जो कंक्रीटिंग होती है वो साइमल्टेनियस होती है, यानी एक साथ आप कंक्रीट को प्लेस करते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे आपकी कंक्रीट जो होती है आपकी वो साइमल्टेनियस ना होके आप इंडिविजुअली पहले आप बीम में कंक्रीट पोर करते हो, देन उसके बाद आप कंक्रीट प्रोवाइड करते हो किसमें, स्लैब में। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो जो सेकंड पॉइंट है यहां पे, कंक्रीट पोर्ड फॉर स्लैब एंड बीम टुगेदर। ठीक है ना। टी बीम के केस में आपका कंक्रीट 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 पोर्ड फॉर बीम एंड स्लैब टुगेदर। ठीक है ना। तो बीम और स्लैब के लिए आप कंक्रीट एक साथ आप इसमें क्या करोगे, पोर करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सिमिलर वे में रेक्टेंगुलर बीम की, तो रेक्टेंगुलर बीम में आप कंक्रीट जो होती है आपकी वो इंडिविजुअली पोर करोगे। ठीक है ना। कंक्रीट पोर्ड इंडिविजुअली इन बीम एंड कंक्रीट, इन बीम एंड स्लैब, सॉरी, इन बीम एंड स्लैब। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करे। अब देखिए ये टी बीम बनाने का बेनिफिट होता क्या आखिर। ठीक है ना। ये तो हमने पता कर लिया कि हमने टी बीम होती क्या है। ठीक है ना। टी बीम क्या होती है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन टी बीम बनाने का बेनिफिट होता क्या है। ठीक है ना। जहां पे आपको हैवी लोड्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो वहां पे देखिए अगर आप इंडिविजुअल सेक्शन प्रोवाइड करोगे, बीम इंडिविजुअली प्रोवाइड करी, स्लैब भी आपने इंडिविजुअल प्रोवाइड करी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं इसकी कम होगी, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अगर यहां पे देखिए आप जो स्लैब और बीम आपका साइमल्टेनियसली एज अ सिंगल यूनिट वर्क करेंगे, तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी किसकी, टी बीम की, एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है। तो जहां पे भी लोड आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको ज्यादा लोड्स आपको क्या करने हैं, कैरी करने हैं, तो वहां पे आप प्लेस करते हो टी बीम। ठीक है ना। इस टी बीम में आप जो टॉप में स्लैब होती है, ठीक है ना, इसका एडवांटेज क्या होता है इस टी बीम का, कि जो आपने टॉप में ये स्लैब प्रोवाइड कर रखी है, ये स्लैब भी आपका बीम के साथ साथ जो एडिशनल लोड्स होते हैं उनको क्या करती है, रजिस्ट करती है। यानी ठीक है, जो ये पोर्शन कहलाता है, ठीक है ना, इस टी बीम में अगर मैं बात करूं, जो ये वर्टिकल, जो मैं जहां पे मैंने बीम लिखा हुआ है, ये बीम वाला पोर्शन जो वर्टिकल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे वेब। ठीक है। जो ये वर्टिकल पोर्शन आपने प्रोवाइड कर रखा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेब। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन हमने यहाँ पे टॉप में प्रोवाइड कर रखा है, जिसको स्लैब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इस स्लैब को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग फ्लैंज। ठीक है, फ्लैंज। और ये फ्लैंज ही एडवांटेज होता है टी बीम के अंदर। ठीक है ना। यानी जो एडिशनल मोमेंट जनरेट होते हैं, ठीक है ना, किसी बीम में, जो कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम आपकी रजिस्ट नहीं कर पाती है, वो एडिशनल मोमेंट यहाँ पे स्लैब आपका क्या कर देता है, रजिस्ट कर देता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बीम आपका टोटल है, स्लैब और प्लस बीम मिलके ही आपका टोटल टी बीम बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये इंडिविजुअली आपका सिर्फ यही पोर्शन है जो आपका लोड को रजिस्ट करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल ये पोर्शन आपका टोटल पोर्शन आपका लोड को रजिस्ट कर रहा है। इसीलिए टी बीम एडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि आपने जो ऊपर ये स्लैब प्रोवाइड कर रखी है, जिसको हम फ्लैंज पोर्शन बोलते हैं, ये आपका ज्यादा लोड्स को क्या कर देता है, रजिस्ट करता है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल टी बीम।
ठीक है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल आपकी जो रेक्टेंगुलर बीम है, सॉरी टी बीम बोल रहा हूं, ठीक है ना, नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो देखिए आप इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, द एडवांटेज, ठीक है, नोट करके लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, नोट क्या है, द एडवांटेज फॉर टी बीम इज द वाइड फ्लैंज, द एडवांटेज for T beam is the advantage for T beam is the wide flange, the advantage of T beam is the wide flange, यानी जो वाइड आपने फ्लैंज प्रोवाइड कर रखा है ये आपका T beam का एडवांटेज है, that he gets on both side of the web, that he gets on the both side of web, ठीक है ना, बोथ साइड ऑफ वेब, वेब ये दोनों साइड में आपने ये वाइड फ्लैंज आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द वेब, दिस गिव्स द एडिशनल स्ट्रेंथ टू नॉर्मल कन्वेंशनल बीम, ठीक है ना, दिस गिव्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू नॉर्मल कन्वेंशनल बीम। तो ये वाइड फ्लैंज जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना, जो कि एज ए बीम एक्ट कर रहा है यहाँ पे, वो आपका एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है नॉर्मल जो बीम आपने प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, नॉर्मल बीम में ये एडिशनल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यही बोला मैंने यहाँ पे, जो टी बीम होती है, ठीक है ना, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे टी बीम में डिफरेंस बिटवीन द टी बीम एंड रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है आपका, आपने देखा कि जो टी बीम होती है उसमें आपका मोनोलिथिक बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी जो आपने बीम प्रोवाइड कर रखी है और जो उसके ऊपर स्लैब प्रोवाइड कर रखी है वो एज ए सिंगल यूनिट वर्क करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक बिहेवियर, ठीक है ना। और जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम आप प्रोवाइड करते हो, नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम में आपका जो बिहेवियर होता है, जो आपका बीम का और स्लैब का बिहेवियर होता है, वो दोनों का डिफरेंट होता है, या आप इसको बोलते हो इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है ना। तो देन उसके बाद इसको जो टी बीम होती है उसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए जब आप फॉर्मवर्क बनाते हो स्टील का, ठीक है ना, बीम और स्लैब के लिए, तो उसके बाद आप फॉर्मवर्क बनाने के बाद कंक्रीट आप स्लैब में और बीम में साइमल्टेनियसली आप क्या करते हो, पोर करते हो, ठीक है ना, यानी दोनों में आप साइमल्टेनियसली कंक्रीट को पोर करोगे और एक साथ ही सेट होने के लिए उसको रख दोगे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बीम होती है उसमें हम लोग कंक्रीट इंडिविजुअली पोर करते हैं, पहले हम बीम कास्ट करते हैं, उसमें हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद जैसे ही वो सेट हो गया, उसने स्ट्रेंथ गेन कर ली, उसके बाद हम उसके ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं, हम स्लैब प्रोवाइड करते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट को प्लेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। देन आप देखिए जो एडवांटेज है आपका टी बीम का, ये मैंने बता दिया कि जो ये वेब का पोर्शन है इसके ऊपर आपने जो फ्लैंज प्रोवाइड कर रखा है, ये एडिशनल स्ट्रेंथ नॉर्मल कन्वेंशनल जो ये बीम है इसको प्रोवाइड करता है, जो ये फ्लैंज पोर्शन आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। मैंने बता दिया आपको, जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये फ्लैंज पोर्शन है, और इस फ्लैंज पोर्शन का काम क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये सेकंड पोर्शन है आपका, जो ये वर्टिकल पोर्शन यहाँ पे है, इसको हम वेब बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेब, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द टी बीम एंड रेक्टेंगुलर बीम। होप आपको टी बीम के बारे में समझ में आ गया होगा कि टी बीम होती क्या है और प्रोवाइड कहां पे करते हैं, जहां पे आपको एडिशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है ना, यानी स्ट्रेंथ आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट से स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं टी बीम्स का, ठीक है ना, टी बीम्स का हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपकी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द टी बीम एंड रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। तो ये मोनोलिथिक बिहेवियर वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया आपसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कन्वेंशनल बीम और टी बीम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर रेनफोर्समेंट का देखिए, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर रखी है, वो रेनफोर्समेंट टेंशन और कॉम्प्रेशन में आप देखिए, ये रेनफोर्समेंट ही है जो इसको एज ए सिंगल यूनिट वर्क करने के लिए क्या कर रही है,
काम कर रही है, ठीक है ना। इस रेनफोर्समेंट की वजह से ही ये आपका टी बीम सिंगल यूनिट वर्क कर रहा है, क्योंकि आपने लैपिंग, आपने टेंशन में और कंप्रेशन में स्लैब को भी साथ में लैप कर दिया बीम के, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है वो स्लैब में अलग से प्रोवाइड कर रखी होगी और बीम में अलग से प्रोवाइड कर रखी होगी, इसीलिए ये आपका एज ए सिंगल यूनिट वर्क नहीं करता है जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका टी बीम और रेक्टेंगुलर बीम के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द टी बीम्स, ठीक है। अगला आप देखिए टाइप्स ऑफ टी बीम, अगला आपका आता है टाइप्स ऑफ टी बीम। टाइप्स ऑफ टी बीम्स। तो जो टी बीम्स होती है आपकी, वो टी बीम दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी, दूसरी जो बीम होती है आपकी वो होती है आपकी स्लैब प्लस बीम टाइप, ठीक है ना। ये होते क्या है, इनको अलग अलग से डिस्कस करते हैं। पहला आपका है आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है। तो जो पहला आपका बीम है वो है आपकी आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है, आइसोलेटेड टी बीम। अब टी बीम के साथ साथ एक चीज और है, ठीक है ना, साथ में हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे, अलग अलग तो क्या ही पढ़े, ठीक है। टी बीम के साथ साथ एक बीम और होती है एल बीम, ठीक है ना। आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं कि टी बीम और एल बीम का दोनों का शेप कैसा कैसा होता है, ठीक है। इसको मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। तो जो टी बीम होती है आपकी, ठीक है, टी बीम मैंने बनाई दी यहां पे आपकी, ठीक है, ये टी बीम है, ठीक है, ये टी बीम है। और एल बीम में आपका जो फ्लैंज होता है, ठीक है, एल बीम में जो फ्लैंज वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो ओनली एक ही साइड होता है, ठीक है। तो ये आपकी एल बीम है, ये आपकी है एल बीम, ठीक है। तो एल बीम में जो फ्लैंज पोर्शन होता है आपका वो ओनली वन साइडेड। टी बीम में आपका फ्लैंज वाला पोर्शन, फ्लैंज कौन सा है आपको पता ही है, फ्लैंज जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको हम यहाँ पे फ्लैंज बोलते हैं। इन सिमिलर वे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको भी हम फ्लैंज बोलते हैं, और जो वर्टिकल पोर्शन है इसको वेब, ठीक है। और सिमिलर वे एल बीम के केस में भी जो ये वर्टिकल पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वेब, ठीक है। ये आपकी है टी बीम, ठीक है, ये आपकी है टी बीम, और ये बीम है आपकी एल बीम, ठीक है, ये आपकी है एल बीम, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस की, तो न्यूट्रल एक्सिस लेट अस कंसीडर की न्यूट्रल एक्सिस यहां पे है कहीं पे, न्यूट्रल एक्सिस आपकी टी बीम की यहां पे है। इन सिमिलर वे न्यूट्रल एक्सिस आपकी एल बीम की आपकी यहां पे है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी पता नहीं हमें है कहां पे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां पे है तो आपको पता है जो टी बीम या एल बीम होती है, ठीक है, मैंने आपने पहले कह भी दिया मैंने टी बीम में, एल बीम में भी सिमिलर बिहेवियर है। ये एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम आपका ये बिहेव करती है, ठीक है। यानी बॉटम में, इसके बॉटम में होती है टेंशन, तो रेनफोर्समेंट हम इसके बॉटम पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो कंक्रीट होगी न्यूट्रल एक्सिस के बिलो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और जो टॉप में आपका इसमें क्या होगा, टॉप में जो होगा ये कॉम्प्रेशन पोर्शन होगा, और इसमें आपकी कंक्रीट प्रेजेंट रहेगी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपकी कंक्रीट प्रेजेंट रहेगी, और ये आपकी कॉम्प्रेशन में होगी। जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपकी कंक्रीट है ये कॉम्प्रेशन में होगी, और हमको एनालिसिस जो करनी है टी बीम की इसी कंक्रीट पोर्शन की, और जो स्टील रेनफोर्समेंट आपने न्यूट्रल एक्सिस से नीचे प्रोवाइड कर रखे हैं इसकी करनी है, ठीक है ना, एनालिसिस। सिमिलर वे जो एल बीम है आपकी, एल बीम में भी रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ठीक है। यहां पे आप प्रोवाइड करोगे रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा हूं रेनफोर्समेंट का, ठीक है। और जो कॉम्प्रेशन में कंक्रीट है, ठीक है, वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी, ठीक है। तो यहां आपकी रहेगी कॉम्प्रेशन में कंक्रीट जिसकी आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है, एल बीम में। लेकिन एल बीम में ज्यादा हमें एनालिसिस पढ़नी नहीं है, हमें एनालिसिस हमें ज्यादा टी बीम में ही पढ़नी है, ठीक है ना। तो टी बीम और एल बीम के बीच में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा ही डिफरेंस है कि फ्लैंज आपके बोथ साइड होंगे, किसके केस में, टी बीम के केस में वेब के ऊपर जो फ्लैंज होंगे, ठीक है, ये दोनों साइड लेफ्ट
एज वेल एज राइट। लेकिन जो एल बीम है, एल बीम में वेब के ऊपर जो आपने फ्लेंज प्लेस कर रखा है वो फ्लेंज आपका आइदर राइट साइड होगा आइदर लेफ्ट साइड होगा, यानी एक ही साइड होगा, ठीक है। देन जो टाइप्स ऑफ बीम्स है, टाइप्स ऑफ टी बीम्स ऑब्लिक एल बीम्स, ठीक है ना, हेडिंग में आप कर लीजिए टाइप्स ऑफ टी बीम्स ऑब्लिक एल बीम्स। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टी बीम्स ऑब्लिक एल बीम्स, दोनों के लिए सेम एनालिसिस है, ठीक है, ऑब्लिक एल बीम्स। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो आइसोलेटेड टी बीम्स ऑब्लिक एल बीम्स, ठीक है। ज्यादा फोकस हमारा टी बीम्स में है क्योंकि टी बीम्स हमारे सिलेबस में ज्यादा आती है, ठीक है, एग्जाम में भी ज्यादा पूछी जाती है। एल बीम की एनालिसिस आती नहीं है एग्जाम में, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट बेसिक्स हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इफेक्टिव विड्थ जो होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं सिंपल। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एल बीम्स के बारे में, बाकी टी बीम्स की टोटल एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइसोलेटेड टी बीम्स ऑफ ऑब्लिक एल बीम्स इसका पहला टाइप है। और ये आइसोलेटेड टी बीम्स ऑफ ऑब्लिक जो एल बीम्स होती हैं, ये आइसोलेटेड टी बीम्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इसमें ऐसी बीम्स, आप इसको बोल सकते हो ऐसी बीम्स जिसमें जो फ्लेंज विड्थ है, फ्लेंज की विड्थ है, ठीक है, ये फ्लेंज की जो विड्थ है वो स्पेसिफाइड होती है, यानी वो विड्थ आपको गिवन होती है, यानी आपको पता है कि जो फ्लेंज आपने प्रोवाइड कर रखा है उस फ्लेंज की विड्थ कितनी है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम, ठीक है। एल बीम के केस में भी सिमिलर वे में जो आपने फ्लेंज प्रोवाइड कर रखी है उस फ्लेंज की विड्थ, ठीक है ना, उस फ्लेंज की विड्थ आपकी क्या होगी, गिवन होगी आपको, यानी आपको पता है कि कितनी आपने ये विड्थ रखी हुई है फ्लेंज की, ठीक है। तो जहां पे भी आपकी जो विड्थ है फ्लेंज की वो स्पेसिफाइड है, देन उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड टी बीम्स ऑब्लिक एल बीम्स, ठीक है ना, दोनों के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए पूछ रखे आपसे, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, व्हेन द विड्थ ऑफ द फ्लेंज इज डिफाइंड, ठीक है, व्हेन द विड्थ ऑफ द फ्लेंज इज डिफाइंड द बीम इज कॉल्ड आइसोलेटेड टी ऑब्लिक एल बीम, ठीक है, सिंपल। व्हेन द width of when the width of flange when the width of flange is specified, ठीक है, when the width of flange is defined when the width of the flange is defined the beam is called isolated T oblique L beam, ठीक है, defined the beam is called isolated T oblique L beam, ठीक है, जिसके लिए भी पूछा आपने, ठीक है। तो जहां पे भी फ्लेंज की विड्थ आपको स्पेसिफाइड है या गिवन है या डिफाइंड है उसको हम लोग बोलते हैं टी ऑब्लिक एल बीम, ठीक है ना। लेकिन ये जो टोटल फ्लेंज विड्थ है, ये विड्थ आपकी बी, मैं यहां पे ये कर देता हूं बी, विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ठीक है, ये टोटल विड्थ आपकी बी, ठीक है। सिमिलर वे एल बी में भी ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन हम एनालिसिस में अपना जो कंसिडरेशन है वो टोटल विड्थ का कंसिडरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। हमको यहां पे एनालिसिस करने के लिए इफेक्टिव विड्थ की जरूरत पड़ेगी, टोटल विड्थ की हम एनालिसिस नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। आइसोलेटेड टी बीम्स में ऑब्लिक एल बीम्स में जो भी बीम्स आप पढ़ते हो, ठीक है, इन बीम्स में या आप जो दूसरी टाइप की बीम पढ़ोगे दोनों बीम्स में आपको इफेक्टिव विड्थ की जरूरत पड़ेगी। आप टोटल विड्थ के बेस में आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। तो क्यों हम टोटल विड्थ हम नहीं लेते हैं, ये विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है ना, विड्थ ऑफ फ्लेंज हम टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज हम क्यों नहीं लेते, ये हम डिस्कस करते हैं, हमें इफेक्टिव की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक टी बीम बना रहा हूं, ठीक है, अगले पेज में बना लेता हूं मैं इसको, ठीक है, इस पेज में बना लेता हूं, ठीक है। एक टी बीम में यहाँ पे आप बना के दिखाता हूं, देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग क्यों टोटल विड्थ हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम क्या होती है, आपको समझ में आ गया, जहां पे आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको स्पेसिफाई हो, ठीक है। लेकिन मैंने बोला फॉर एनालिसिस वी कंसीडर इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिखूं इसको तो क्या लिखेंगे, फॉर द एनालिसिस total width of flange
टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज is not considered is not considered for the analysis. Total width of the flange is not considered for this, ठीक है, यानी फॉर दिस यानी फॉर एनालिसिस, ठीक है, फॉर दिस कर देता हूं मैं, फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर द इफेक्टिव विड्थ, वी हैव टू consider we have to consider the effective width, effective width, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इफेक्टिव विड्थ की, जिसको हम शो करेंगे बी सफिक्स एफ से, ठीक है। टोटल विड्थ को बी से सफिक्स बी से आपने शो कर रखा है, ठीक है, वहां पे लिखा था मैंने टोटल विड्थ। अगर आपको इफेक्टिव विड्थ की बात आ गई कहीं पे, तो वहां पे आपको इफेक्टिव विड्थ बी सफिक्स एफ से शो करोगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, बी सफिक्स एफ। क्यों ऐसा होता है, क्यों टोटल विड्थ कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एनालिसिस में, ठीक है ना। यानी एनालिसिस में हमें इफेक्टिव विड्थ की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, ये हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ टी बीम, ठीक है ना, एक मैं टी बीम यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इज द टी बीम, ये कोई टी बीम है, ठीक है। ये कोई टी बीम है, ठीक है, चेक करते हैं मिटता है नहीं मिटता है, मिट रहा है, ठीक है। तो इस टी बीम में, ये कोई टी बीम है आपकी, ठीक है। इस टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस आपकी दिख रहा होगा होप आपको, ठीक है। इस टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहीं यहां पे लाई कर रही है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। और इस न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, जो फ्लैंज का, सिर्फ फ्लैंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज क्या हो रहा है आपका, विड्थ ऑफ फ्लैंज ना, इफेक्टिव विड्थ आप किसकी कंसीडर कर रहे हो, ओनली फ्लैंज की, ठीक है। तो जब आप इसमें स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट करते हो, ठीक है, तो स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट करने के करते समय जो फ्लैंज में स्ट्रेच डायग्राम बन के आता है आपका, फ्लैंज में स्ट्रेच डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन के आता है, ठीक है। फ्लैंज में स्ट्रेच डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे आपका, ठीक है। फ्लैंज में स्ट्रेच डायग्राम कुछ ऐसा, फ्लैंज में स्ट्रेच डायग्राम बन के आएगा, ठीक है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, उतना अच्छा बन नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग प्लीज मैनेज कर लेना इसको, ठीक है। ये आपका स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट होके आता है, ठीक है। ये ठीक है। तो जब इस फ्लैंज वाले पोर्शन में आपने लोडिंग अप्लाई करी, और लोडिंग अप्लाई करने के बाद जब आप स्ट्रेस का डायग्राम प्लॉट करोगे अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 में ये डायग्राम प्लॉट करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो डायग्राम आपका स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम बन के आएगा। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पे, जब आप इसमें एनालिसिस करोगे तो आप तो स्ट्रेस डायग्राम लीनियर मान के एनालिसिस करते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीनियर स्ट्रेस डायग्राम मान के जो चीजें कैलकुलेशंस होती हैं आपकी, वो सारी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है, ठीक है ना, आप इजीली चीजें कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। सारी चीजें आप लीनियरली कैलकुलेट करते हो तो आपका ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल से आप कितनी प्रॉपर्टीज आपने निकाल के देखी है इससे पहले, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेच डायग्राम जब आप एज्यूम करते हो तो आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है, ठीक है। लेकिन टी बीम की अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, तो आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए जो फ्लैंज का जो स्ट्रेच डायग्राम है कितना नॉन यूनिफॉर्म बन के आ रहा है, देखिए आप यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, लेफ्ट से लेकर राइट तक आप देखिए, तो एकदम नॉन यूनिफॉर्म आपका डायग्राम बन के आ रहा है, ठीक है। तो IS कोड ने क्या करा कि एनालिसिस हमारी काफी डिफिकल्ट हो गई थी, हम लोग क्या कर, जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वहां पे हम एक्चुअली कुछ कोई भी चीज हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके स्ट्रेच डायग्राम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेच डायग्राम होने की वजह से आप इसमें एरिया कैलकुलेट करके दिखा दो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे एरिया, ठीक है। पहले यहां से रेक्टेंगल का करोगे, उसके बाद ऊपर ही पता नहीं क्या क्या बन गया इसमें, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आ जा रही थी, काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने किया क्या IS कोड ने, फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना, ताकि हमारे लिए इजी पड़े, इन्होंने क्या करा कि एक रेक्टेंगल इन्होंने कंसीडर कर दिया, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल कंसीडर कर दिया, कहां से देखिए आप, ठीक है, ये आपका इन्होंने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर दिया यहां पे तक, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस डायग्राम है हम सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर का ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर आवर एनालिसिस, ठीक है। जो स्ट्रेस डायग्राम इन्होंने लेने को कहा एनालिसिस के लिए, वो स्ट्रेस डायग्राम इन्होंने कहा कि जो ये रेक्टेंगल हमने जो एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम है आपका,
इस एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम में, ठीक है, आपकी एनालिसिस काफी डिफिकल्ट हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर दिया, ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये आपका रेक्टेंगल के अंदर का जो स्ट्रेस डायग्राम है, इसकी वजह से ही हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम से हम क्या करेंगे, इसमें एनालिसिस करेंगे। और जो स्ट्रेस डायग्राम आपके लेफ्ट साइड में इस कोने का है और राइट साइड में इस कोने का है, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। और जहां तक ये रेक्टेंगुलर आपका डायग्राम इन्होंने कंसीडर कर रखा है, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर डायग्राम को ही ये लोग कहते हैं विड्थ ऑफ द फ्लैंज या इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, बी एफ, बी सफिक्स एफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज हम इसको कहते हैं, ठीक है। अगर टी बीम की मैं बात करूं तो टी बीम में ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज टी बीम में आपकी कितनी हो गई, ठीक है, इस टी बीम में ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी ये हो गई, जिसको हम एनालिसिस में यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। एनालिसिस में हम टोटल विड्थ ऑफ द फ्लैंज हम यूज नहीं करेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज एनालिसिस हमारी यहां से क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा, ठीक है, कि यहां पे देखिए कि स्ट्रेस डायग्राम अगर इन्होंने लेफ्ट में और राइट में इन्होंने क्या करा, छोड़ दिया, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि छोड़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना, क्यों हम इसको लेफ्ट कर रहे हैं, अगर इसको छोड़ दिया तो क्या हमारी एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जो लोड कैलकुलेशन है वो कम लोड निकल के नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने देखिए आप ये टॉप में एक्स्ट्रा पोर्शन भी प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना। स्ट्रेस डायग्राम जो एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम है आपका, ये आपका एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम, एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम। और जो ये रेक्टेंगल हमने कंसीडर कर रखा है, ये आपका है आइडियलाइज्ड स्ट्रेस डायग्राम, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस डायग्राम, जिससे कि हमारी जो एनालिसिस है आपकी इजी बढ़ जाए, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस डायग्राम में देखिए जो ये वाले पोर्शन है, ठीक है ना, जो ये ग्रीन प्रोवाइड कर रखा है, इसके ऊपर जो पोर्शन प्रोवाइड कर रखा है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन आपने जो प्रोवाइड कर रखा है वो कंपनसेट करता है आपका जो ये आपने स्ट्रेसेस यहां पे छोड़ रखे हैं और यहां पे छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो कंपनसेशन इन्होंने अप्रोक्सीमेटली कंपनसेशन करके ही आपने क्या कर रखा है, इन्होंने इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज यहां पे कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या, हमने बोला कि जो एनालिसिस होती है टी बीम की, उसकी एनालिसिस में हम टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि टोटल विड्थ में जो स्ट्रेस डायग्राम है नॉन यूनिफॉर्म है, और इस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम के बेस पे कैलकुलेशंस हमारी काफी टफ हो जाती हैं। इसलिए अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, ठीक है ना, हम स्ट्रेस डायग्राम को क्या करते हैं, लीनियर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कितने पोर्शन तक, बी सफिक्स एफ पोर्शन तक, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, जो कि हमने एज ए रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे एक शो कर रखा है हमें, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एज ए रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे हमने शो कर रखा है। और इस रेक्टेंगुलर पोर्शन तक, ठीक है ना, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन तक ही हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस अपनी करते हैं, टोटल एनालिसिस हम लोग कैरी नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एराइज यहाँ पे ये उठता है कि एराइज यहाँ पे ये उठता है कि जो एनालिसिस होगी हमारी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है कहां पे तक, ठीक है। तो इसके लिए भी कोर्ट ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्होंने कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं हमें, और कुछ फॉर्मूले हमें कैलकुलेट भी करने हैं, जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो एनालिसिस है आपकी वो कहां पे तक करनी है आपको, यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपको कहां पे तक लेनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना टी बीम की एनालिसिस में विड्थ ऑफ फ्लैंज हम लोग बी एफ या बी इफेक्टिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी टोटल विड्थ हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने बोल दिया आइडियलाइज्ड स्ट्रेस डायग्राम जो हमने कंसीडर कर रखा है, और ये आपका दूसरा है एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम जो आपका एक्चुअली यहां पे बनता है, ठीक है। तो जो चीजें हमने डिस्कस करी एक बार इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आखिर हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हमने बोला क्या, इन टी बीम एंड एल बीम स्ट्रेसेस आर नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, इन, और यही जो टी बीम के लिए बता रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट एल बीम के लिए भी है, ठीक है, अलग से मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट इस दोनों के लिए सेम है। नॉन यूनिफॉर्म डायग्राम आपका एल बीम के केस में भी आपका सेम आपका जनरेट होगा जैसे आपका टी बीम के केस में हो रहा है, ठीक है। तो इन टी बीम एंड एल बीम
stress diagram stress diagram स्ट्रेस डायग्राम इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉन यूनिफॉर्म कर लो, ठीक है, इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम इज नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होता है, जो जो फॉर फ्लेंज पोर्शन एक्चुअल एनालिसिस विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो फॉर फ्लेंज पोर्शन, ठीक है, फॉर फ्लेंज पोर्शन, फॉर फ्लेंज पोर्शन, फ्लेंज पोर्शन एक्चुअल एनालिसिस, एक्चुअल एनालिसिस, एक्चुअल एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअल एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर सिंप्लीफाइंग दैट, इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म डायग्राम आपका क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया, जो कि एज ए रेक्टेंगल यहां पे शो कर रखा है मैंने, ठीक है ना। सो फॉर सिंप्लीफाइंग द एनालिसिस IS कोड रेकमेंडेड difficult, so for simplifying, so for simplifying the analysis, simplifying the analysis, simplifying the analysis, IS code IS 456 recommended IS 456 2000 भी कर लो यार, 2000 recommended IS 456 2000 recommended to consider all equivalent width of the flange, to consider all equivalent width of flange, all equivalent width of flange, width of flange, all equivalent width of flange, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ, बी सफिक्स एफ से हमने शो कर रखा है, ठीक है। बी एफ इज टू बी कंसिडर फॉर विच, इज टू बी कंसिडर फॉर which we can use a uniform stress diagram for full width, for which we can use uniform stress diagram for full width, ठीक है। तो बी एफ विड्थ तक हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इस बी एफ विड्थ को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल विड्थ हम कंसीडर कर लेते हैं, और यहां तक हम एज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रेस डायग्राम है आपका अब यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि फॉर फ्लेंज पोर्शन एक्चुअल एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है फ्लेंज पोर्शन के लिए वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसलिए IS 2007 ने रेकमेंड कर रखा है ऑल इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ द फ्लेंज, BF आपको कंसीडर करनी है, ठीक है ना, फॉर विच द स्ट्रेस डायग्राम इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। देन उसके बाद अगर आइसोलेटेड टी ऑब्लिक एल बीम की हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बात हम किसकी कर रहे हैं अभी यहाँ पे, आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम के लिए, ठीक है। तो आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम के लिए, ठीक है, जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज है, ठीक है, आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम के लिए जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज है बी सफिक्स एफ, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला आप लिखिए यहां पे, फॉर आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम, फॉर आइसोलेटेड
टी बीम ऑब्लिक एल बीम, आइसोलेटेड टी बीम और एल बीम के लिए जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज आप कैलकुलेट करते हो, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है ना, बी सफिक्स एफ से मैंने शो कर रखा है इसको, ठीक है। इसके लिए आईएस कोड ने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है कि कैसे आप विड्थ ऑफ द फ्लैंज आप कैलकुलेट करोगे। तो जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी निकल के आएगी वो निकल के आती है आईएस कोड फॉर्मूले से एल नॉट अपॉन, ठीक है, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी, एल नॉट बाई बी, ठीक है, प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब BW। ये आपका हो गया। एक फॉर्मूला और है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज इक्वल टू, ये डायरेक्टली कोड से स्पेसिफाई है, ठीक है ना, कोड में ये फॉर्मूला गिवन है, इसीलिए यहाँ पे कोई इतना समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सीधे, कैसे निकले मत पूछना, ठीक है। तो जो एक फॉर्मूला और है वो फॉर्मूला है आपका 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई स्मॉल बी प्लस 4 प्लस BW, ठीक है। तो जो पहला फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है आपका टी बीम के लिए, ठीक है। अगर आइसोलेटेड कहीं पे भी आपको आइसोलेटेड टी ऑब्लिक एल बीम दिख जाए और ऑब्जेक्टिव में ये आता है, आपसे बोले इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज कैलकुलेट करो, ठीक है, ये है आपका किसके लिए, ये आपका है टी बीम के लिए, टी बीम के लिए, ठीक है। और ये सेकंड जो है आपका, ये फॉर्मूला है आपका एल बीम के लिए, ठीक है। आइसोलेटेड टी ऑब्लिक एल बीम अगर आपको कहीं पे भी गिवन है और उसके लिए आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, यानी कहां तक आपको स्ट्रेस डायग्राम यूनिफॉर्म लेना है अपनी एनालिसिस में, वो आपको चेक करना है। तो डायरेक्टली आप इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस BW आपका टी बीम के लिए। और इसका आप हाफ कर दोगे अगर, ठीक है, इसका अगर आप हाफ कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा किसके लिए, एल बीम के लिए, ठीक है ना। 0.5 आपने कर रखा है, यानी जो टी बीम के लिए आ रखा है उसका आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हाफ इसलिए किया, शायद आपको, मैं शायद बोल सकता हूं क्योंकि मेरे को एनालिसिस अब कंप्लीटली एनालिसिस हम लोग नहीं बता सकते उन्होंने किया क्यों, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो टी बीम होती है उसके फ्लैंज आपका दोनों साइड होते हैं, ठीक है। टी बीम में जो फ्लैंज होते हैं आपके वो दोनों साइड होते हैं, फ्लैंज दोनों साइड होते हैं। एल बीम में आपका एक साइड का फ्लैंज नहीं होता है, सिर्फ एक ही साइड आपका फ्लैंज होता है, इसलिए इन्होंने एनालिसिस में शायद इन्होंने क्या कर दिया, 0.5 आपका जो भी टी बीम के लिए आ रखा है उसका 0.5 इन्होंने क्या ले लिया, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज किसके लिए ले लिया, एल बीम के लिए ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहां पे जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स क्या क्या हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्म तो आ रखा है आपका BF, ठीक है ना, BF ये आ रखा है आपका B सफिक्स F, ठीक है। ये B सफिक्स F होता क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आपका B सफिक्स F है, ठीक है। सेकेंड यहां पे दूसरा टर्म है आपका BW, ठीक है ना, ये BW ये है आपका विड्थ ऑफ वेब, ठीक है। विड्थ ऑफ वेब जो आपने वेब प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है ना, उस वेब की विड्थ, यानी ये वाला पार्ट बोल रहा है विड्थ ऑफ वेब, इन सिमिलर वे दिस केस दिस इज द विड्थ ऑफ वेब एंड दिस इज द टोटल विड्थ ऑफ द फ्लैंज। लेकिन फ्लैंज के लिए हम लोग इफेक्टिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्लैंज के लिए हम लोग इफेक्टिव आपका कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगला देखिए विड्थ ऑफ वेब हो गया। उसके बाद देखिए आप डीएफ आ रखा है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो अगला जो है आपका यहाँ पे अगला टर्म है आपका बी स्मॉल बी, ठीक है, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। जो फ्लैंज आपने प्रोवाइड कर रखा है उस फ्लैंज की एक्चुअल विड्थ, लेकिन मैंने कैपिटल बी से शो कर रखा है, यहाँ पे फॉर्मूले में स्मॉल बी से शो कर रखा है, तो नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिखना चाहिए वहां पे कि क्या चीज कौन सी है, ठीक है ना। तो स्मॉल बी यहाँ पे जो
टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज है उसको शो करती है आपकी स्मॉल बी, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट, एक चीज और है यहाँ पे एल नॉट, ठीक है ना, बाकी तो सारी चीजें लिख दी सर, ठीक है। एक चीज और है एल नॉट, ठीक है। एल नॉट होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम, ठीक है। एल नॉट जो होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट बिटवीन बीम, ठीक है। तो इन द बीम कर दो, बिटवीन मत करना इसको, इन द कर दो, ठीक है ना। बिटवीन क्या होता है, एक ही बीम तो पढ़ लो, ठीक है ना। इन द बीम कर देना इसको, ठीक है। इन द बीम, इन द बीम, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम, यानी दो पॉइंट, उन दो पॉइंट के बीच में अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में मोमेंट आपका जीरो है, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस होगी, यानी एक पॉइंट जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है और दूसरा पॉइंट जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ठीक है ना। एक पॉइंट जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है और दूसरा पॉइंट जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, उनके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, क्या होती है आपकी एल नॉट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम समझे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, एग्जाम्पल हम समझे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, ठीक है। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आपने, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आपने, ठीक है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आपने प्लेस कर रखी है, ठीक है। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आपने प्लेस कर रखी है, ये दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में कोई भी लोडिंग आप अप्लाई कर लो, लेट अस कंसीडर कि मैं यूडीएल अप्लाई कर रहा हूं। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने यूडीएल अप्लाई कर रखा है और आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर मैं रफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बन के आएगा आपका, ये आपका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के आएगा। सपोर्ट्स में जीरो, सेंटर में मैक्सिमम, कितनी वैल्यू होती है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस समझना है कि एल नॉट होता क्या है, ठीक है। तो जो एल नॉट आपकी पॉइंट है वो है आपकी जहां पे जिस पॉइंट से आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, जिन पॉइंट्स के बीच में, वो डिस्टेंस आपकी कहलाती है आपकी एल नॉट। यानी पहला पॉइंट आपका यहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, दूसरा पॉइंट आपका यहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है एल नॉट। दिस इज द एल नॉट, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस कहलाती है एल नॉट। एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट इन द बीम, यानी जिस भी बीम में आपका, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आप प्लॉट कर रहे हो और दो पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही आपकी कहलाती है एल नॉट, ठीक है। अगर उसने कहीं पे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको, ठीक है, लोग ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दे रखी है, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिंपली सपोर्टेड बीम एल, ठीक है ना। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिंपली सपोर्टेड बीम के, जो कि आपके सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है सिंपली सपोर्टेड बीम का, वहां पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और जो एंड पॉइंट है सिंपली सपोर्टेड बीम का, वहां पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपकी एल है, वही सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एल नॉट है, ठीक है ना। वही सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपकी एल नॉट है, ठीक है ना। दिस इज द एल नॉट बिकॉज आपका स्टार्टिंग पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट जीरो है और एंड पॉइंट में आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ठीक है। अगर कोई आपका देखिए, ठीक है, एक एग्जांपल अगर आप वैसे ही समझो, आपने कोई बीम नहीं बना रखी है, ठीक है, बस आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको एल नॉट निकालनी है, ठीक है, इस केस में अगर आपको एल नॉट देखना है कि कौन सी चीज आपकी एल नॉट है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो कहां कहां पे हो रहा है, देखिए आप, एक तो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये एल नॉट हो गई। दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जीरो हो रहा है, ये भी एल नॉट हो गई, ठीक है। और तीसरा आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो, ये मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रखा है आपको कि एल नॉट लेते कैसे हैं, ठीक है ना। ऐसा केस आएगा नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम में कई केस आएगा, जस्ट फॉर वेयर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। मैंने एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोई भी बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और एल नॉट आपका देखिए एक पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, दूसरा पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, एक पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, दूसरा पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, एक पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, दूसरा पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी एल नॉट, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है आपकी एल नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका एल नॉट और सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी, ठीक है। तो इजी है, यहां पे देखिए आप, जो आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम थी,
वो होती क्या है ये हमने पढ़ लिया कि ऐसी बीम जहां पे आपकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज स्पेसिफाई हो या विड्थ ऑफ फ्लैंज आपको डिफाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम होती है उसमें हम लोग विड्थ ऑफ द फ्लैंज होती है उसको टोटल विड्थ ऑफ द फ्लैंज कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से हमारी एनालिसिस काफी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन लेते हैं जिसकी विड्थ हम लोग एज्यूम करते हैं कि विड्थ ऑफ फ्लैंज बी एफ, सफिक्स एफ हमने एज्यूम करी, और उस पोर्शन में हमने एज्यूम किया, ध्यान से सुनना, एज्यूम किया, होता है नहीं होता है अलग बात है, लेकिन एज्यूम किया कि उस विड्थ में हम लोगों ने एज्यूम किया कि जो स्ट्रेस डायग्राम है आपका वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और उसी विड्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी विड्थ को हम टोटल विड्थ एज्यूम करके एनालिसिस करेंगे टी बीम ऑब्लिक एल बीम की। ठीक है, और वो विड्थ, ठीक है ना, जहां पे स्ट्रेस डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज बी सफिक्स एफ। और निकालते कैसे हम लोग, निकालते हम लोग हैं एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ये आपका टी बीम के लिए। और दूसरा हम लोग निकालते हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू 0.5 एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ये आपका एल बीम के लिए हो गया। ठीक है, यानी जो टी बीम के लिए निकल रखा है उसका हाफ आपका एल बीम के लिए निकल गया। एक ही फॉर्मूला याद रखना, दूसरे को हाफ कर देना, इजी निकल जाएगा आपका दूसरी बीम के लिए। ठीक है, साथ में मैंने सारे नोटेशन बता दिए। बी एफ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल नॉट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एल नॉट इसमें होता क्या है, अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, एल नॉट एक्चुअल में होता क्या है, एग्जाम में पूछा गया आपसे डेफिनेशन कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट इन द टी बीम इज कॉल्ड, तो सिंपली बात है आपका एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द करके दे देगा, और पॉइंट बिटवीन जीरो मोमेंट या पॉइंट बिटवीन सपोर्ट कुछ भी करके ऑप्शन दे देगा। तो ये ध्यान रखना कि एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द जीरो मोमेंट इन द बीम, यानी बीम में जिन भी पॉइंट के बीच में जीरो मोमेंट होगा उनके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, एल नॉट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैंने आपको एग्जांपल करके दे दिया कि अगर एल इसकी लेंथ है टोटल, ठीक है, अगर एल इसकी लेंथ है टोटल, तो आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो जीरो होता है। ठीक है ना, सपोर्ट्स में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, तो ये एल ही आपका क्या है यहाँ पे एल नॉट होगा। ठीक है ना, बिकॉज एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट। और एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया कोई भी जिसमें मैंने बता दिया कि एल नॉट आपको लेना क्या है। ठीक है ना, कैसे आप एल नॉट लेने वाले हो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहली बीम जो हमने पढ़ दी आपकी। ठीक है, टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम। ठीक है, एक चीज लिख लो आप नोट करके यहाँ पे। ठीक है, नोट करके लिख लो यहाँ पे, आईएस कोड स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, वो चीज मैंने वैसे तो लिख दी है वहां पे, लेकिन हम यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम एल नॉट इक्वल टू एल इफेक्टिव, एल नॉट इक्वल टू एल कर लो। ठीक है, यानी जो एल गिवन होगी वही आपकी एल नॉट होगी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और जो कॉन्टिन्यूअस बीम है आपकी, फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम, फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम, फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम एल नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, एल नॉट इक्वल टू 0.7 ऑफ एल। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में जो एल नॉट आप लेते हो वो लेते हो आप 0.7 टाइम्स ऑफ एल एज पर द IS 456-2000। दिस फॉर्मूला, दिस वैल्यूज आर रिकमेंडेड बाय IS 456-2000। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में आप लोगे एल नॉट इक्वल टू 0.7 एल। ठीक है, तो जो भी एल आपको गिवन होगी, अगर कॉन्टिन्यूअस बीम आपको एग्जाम में दी हुई है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप जो एल नॉट की वैल्यू है वो एल नॉट की वैल्यू, ठीक है, स्मॉल एल नॉट है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल एल नॉट, खाली कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आपकी स्मॉल एल नॉट है। ठीक है, स्मॉल एल नॉट। ठीक है, दिस एल नॉट इक्वल टू 0.7 ऑफ एल इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ये वैल्यूज ध्यान रखना आप। ठीक है, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ लिया हमने आइसोलेटेड टी बीम और एल बीम के बारे में। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कोडल प्रोविजन ही है, और जो समझने वाली चीज थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी क्या क्या चीजें हमें लेनी है। ठीक है, ये हो गई आपके किसके बारे में, आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो टी बीम है आपकी या एल बीम है, जो सेकेंड टाइप की हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बीम प्लस स्लैब टाइप। ठीक है, तो सेकेंड टाइप की है स्लैब प्लस बीम टाइप। सेकेंड टाइप है आपकी स्लैब प्लस
बीम टाइप टी ऑब्लिक एल बीम। ठीक है, तो इससे पहले जो आपने टी ऑब्लिक एल बीम आपने पढ़ी थी, सिंपल वे में आपको पता था कि विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है और फॉर्मूले से आप इफेक्टिव विड्थ आप कैलकुलेट कर ले रहे थे। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप इजीली कर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड टाइप की बीम है जिसमें स्लैब प्लस बीम टाइप मैंने लिखा है, पहला आइसोलेटेड थी, इस केस में आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपको स्पेसिफाइड नहीं होगी। ठीक है, इस केस में आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज स्पेसिफाइड नहीं होगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्लैब प्लस बीम टाइप। ठीक है, अब इसमें एनालिसिस कैसे होती है, ठीक है, कैसे हम लोग विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करते हैं इस केस में, ये हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप की आपकी बीम है वो ऐसी बीम है जिसमें आपकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी है आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको एनालिसिस तो करनी है इस केस में भी। ठीक है, आइसोलेटेड के केस में आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज साफ साफ पता थी, आपने सीधे निकाल दिया इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। लेकिन इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज की जरूरत तो यहाँ पे भी पड़ने वाली है, लेकिन इफेक्टिव आपको विड्थ ही नहीं पता है यहाँ पे कितनी विड्थ है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं, एक बार इसका अरेंजमेंट बना के देखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इसका अरेंजमेंट बनाने की एक बार। ठीक है, देखिए आप एक बार इसका अरेंजमेंट अगर हम बनाए यहाँ पे, तो डायग्राम देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी एल बीम, ये आपने प्रोवाइड करी एल बीम। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करी एल बीम। एल बीम क्यों बोल रखा है मैंने, एल बीम क्यों बोल रखा है मैंने, फ्लैंज देखो आप यहाँ पे, फ्लैंज ओनली वन साइडेड है। ठीक है ना, उधर की साइड फ्लैंज है ही नहीं, ये जो बीम प्रोवाइड कर रखी है बीम, इसमें फ्लैंज आपका ओनली वन साइडेड है। ठीक है, देन एक आपने बीम प्रोवाइड करी कहीं यहाँ पे। ठीक है ना, एक बीम आपने प्रोवाइड करी यहाँ पे, सेकेंड सॉरी, ठीक है, तो ये आपने प्रोवाइड करी एक बीम यहाँ पे। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करी यहाँ पे एक विड्थ ऑफ फ्लैंज, सॉरी एक बीम आपने प्रोवाइड करी ये। ठीक है, एक तो आपने एल बीम प्रोवाइड कर दी। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये टी बीम है। ठीक है ना, ये टी बीम है, अभी समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, एक बार बना लेता हूँ इसको। देन उसके बाद एक टी बीम आपने प्रोवाइड करी यहाँ पे। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करी एक टी बीम। ठीक है, और अगली आपने जो बीम प्रोवाइड कर रखी है वो प्रोवाइड कर रखी है आपने कहीं यहाँ पे, और ये आपकी है एल बीम। ठीक है, एक बीम आपकी यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म है सबके बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाई, लेकिन आप ध्यान रखना डिस्टेंस आपकी यूनिफॉर्म है। ये आपकी बन गई एक बीम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये स्लैब है आपकी। ठीक है, ये स्लैब है, और इन स्लैब के साथ आपने ये बीम्स प्रोवाइड कर रखी है। स्लैब प्लस बीम टाइप इसको क्यों कहते हैं, आपने ये स्लैब प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, और स्लैब के साथ आपने ये वर्टिकल बीम्स प्रोवाइड कर रखी है। ये एल बीम है, बिकॉज आपकी फ्लैंज देखिए एक ही डायरेक्शन में है। ये आपकी टी बीम है, फ्लैंज आपकी दोनों डायरेक्शन में है। ये आपकी टी बीम है, फ्लैंज आपकी दो डायरेक्शन में है। ये भी आपकी टी बीम है, इसमें भी आपकी फ्लैंज दो डायरेक्शन में है। और ये फाइनल आपकी एल बीम है। एल बीम में देखिए फ्लैंज आपकी ओनली वन डायरेक्शन में है। ठीक है ना, फ्लैंज आपकी ओनली वन डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, जो आइसोलेटेड टी बीम थी आपकी, ये एल बीम थी, उसमें आपकी जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, ठीक है ना, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज है जो, ठीक है, जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, ठीक है ना, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज अभी लेट अस कंसीडर कि ये है, जैसे ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, ये वहां पे डिफाइन थी, आपको दिख रही थी कि कितनी आपकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज है गिवन आपको। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूं स्लैब प्लस बीम के टाइप में, तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आप बता नहीं पाओगे कि विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी है कितनी एक्चुअल में। ठीक है, तो इस केस में आपकी एनालिसिस कैसे करोगे, ये हमारी बारी, हमें यहाँ पे सीखना है कि इस केस में हम लोग एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है,
तो इस केस में एनालिसिस करने के लिए आईएस कोड ने एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको गिवन कर रखा है, डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करके भी कुछ चीजें हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, जिसके केस में आप इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या करिए, एक कंसीडर करिए यहाँ पे सेक्शन, ठीक है ना। ये कोई टी बीम है आपका, मैं कौन सा पार्ट कंसीडर करूं, कोई भी पार्ट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, कोई भी पार्ट में कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंसीडर में ये वाला पार्ट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इन दोनों पार्ट के बीच की डिस्टेंस में ले रहा हूं आपकी एल नॉट, ठीक है, ये पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, एक सेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं इस टी बीम के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है ना, सेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं टी बीम के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। सेंटर में मान रहा हूं मैं एक सेक्शन, बनेगा नहीं अब, ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया आपका सेक्शन कोई लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है ना, इस टी बीम के। सिमिलर वे में एक सेक्शन में यहां से भी कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर दिया सेक्शन यहां से भी, ठीक है ना। तो जो टी बीम है आपकी उसके लेफ्ट और राइट में मैंने क्या कंसीडर कर दिया, एक सेक्शन, ठीक है। और दो बीम के बीच की डिस्टेंस में कह रहा हूं आपकी, दो बीम के बीच की डिस्टेंस में ले रहा हूं आपके यहाँ पे L1, ठीक है ना, ये आपकी है दो बीम के बीच की डिस्टेंस L1, ये दोनों बीम के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली L1, ठीक है, L1 मैंने ले ली दोनों बीच की बीम की डिस्टेंस। और दूसरी बीम की जो डिस्टेंस है आपकी, ये ले रहा हूं मैं L2, ठीक है, L2 मैंने ले ली दूसरी बीम की डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले बीम के बीच में मैंने दो बीम के बीच डिस्टेंस मैंने ले ली L0 और दूसरी बीम के बीच में डिस्टेंस ले ली L2। हमको इफेक्टिव विड्थ और विड्थ कितनी है अभी फ्लैंज की हमें नहीं पता, तो उसको कंसीडर करने के लिए हमने क्या करा, जो स्लैब आपने दो बीम L1 प्रोवाइड कर रखी है, जो L2 प्रोवाइड कर रखी है, आपकी जो डिस्टेंस है, इनके हाफ में मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। और एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली सेंटर के बीच में, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया आपकी स्ट्रिप, ये मैंने ले ली यहाँ पे स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की ये मैंने ले ली स्ट्रिप, ठीक है। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं 1 मीटर, यानी 1 मीटर के लिए आप काम करोगे, उसके बाद आपका ये सारे डिस्टेंस में सेम अप्लाई हो जाएगा जो चीज आपने ले रखी, ठीक है। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज करने के लिए, कंसीडर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए हमने करा क्या, यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा, दो टी बीम के बीच की डिस्टेंस हमने L1 ले ली, दो टी बीम के बीच की डिस्टेंस हमने L2 ले ली, सेंटर में हमने सेक्शन ले लिया दोनों साइड L1 और L2 के, ठीक है। और सेंटर में सेक्शन लेने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली 1 मीटर लेंथ के लिए, ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ के लिए एक स्ट्रिप ले ली, जो ये वाली स्ट्रिप है, मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे ये स्ट्रिप, ठीक है, ये आपने ले ली यहाँ पे स्ट्रिप। और आपको पता है, ठीक है, आपको पता है जो विड्थ ऑफ वेब है, ये जो टी बीम है, इसकी जो विड्थ है आपकी, ये कहलाएगी आपकी विड्थ ऑफ वेब, ठीक है, BW, ये कहलाएगी आपकी विड्थ ऑफ वेब, टी बीम है ना, ये विड्थ, ये वेब वाला पोर्शन है बीम का, तो इसकी विड्थ आपकी कहलाएगी विड्थ ऑफ वेब, और ये निकालनी है आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया ऑफ लोडिंग की, ठीक है ना, जो आपने सेक्शन या स्ट्रिप कंसीडर कर रखी है, उसमें मैं अगर एरिया ऑफ लोडिंग की मैं बात करूं, एरिया ऑफ लोडिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो भी आपने सेक्शन कंसीडर कर रखा है, उसमें मैं अगर एरिया ऑफ लोडिंग की मैं बात करूं, तो सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन ही कंसीडर कर रखा है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और विड्थ कितनी है इस सेक्शन की, इस सेक्शन की विड्थ कितनी है, जो आपने ये सेक्शन कंसीडर कर रखे हैं, ये आपने हाफ ऑफ L1 और हाफ ऑफ L2 में आपने सेक्शन कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, इस वाली डिस्टेंस की, और मैं बात करूं अगर यहां से इस डिस्टेंस की, तो ये कितनी होगी आपकी L1/2, L1/2, और ये कितनी होगी आपकी L2/2, ठीक है, ये कितनी होगी आपकी L2/2, ये होगी आपकी L2/2, L2/2, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ लोडिंग निकालने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, जो आपने ये स्ट्रिप कंसीडर कर रखी है उसका एरिया ही ले लो सिंपली, विड्थ इनटू लेंथ, विड्थ कितनी है आपकी, दिस L1/2 प्लस BW प्लस L2/2, ठीक है, L1/2 प्लस BW प्लस L2/2,
ये हो गई आपकी विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया आपको लेना है, तो आपका लेंथ कितनी है आपकी, सॉरी आपका किसका एरिया लेना है आपको, स्क्वायर का एरिया आपको लेना है, ये स्क्वायर सेक्शन मैंने कंसीडर कर रखा है, विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगल का ही ले लो जो भी लेना है आपको, ठीक है, तो 1 मीटर आपका ये हो गया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल जो सेक्शन आपने कंसीडर कर रखा है उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपका एरिया क्या हो गया, विड्थ इनटू दिस विड्थ इनटू लेंथ आपका एरिया ऑफ लोडिंग हो गया, ठीक है। देन इसके बेस पे हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो हमने कंसीडर कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, एक विड्थ ऑफ फ्लैंज तो आपको कोड ने स्पेसिफाई करा रखी है, ठीक है, कोड ने क्या स्पेसिफाई करा रखी है आपको, विड्थ ऑफ द फ्लैंज एक तो आपने कोड ने स्पेसिफाई करा रखी है, ठीक है, तो अगर टी बीम की मैं बात करूं यहाँ पे, टी बीम की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो टी बीम के केस में आपकी जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, ठीक है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज दिस इज, ठीक है ना, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी ये निकलती है आपकी ने एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, ठीक है, ये है आपकी किसकी विड्थ, टी बीम की इफेक्टिव विड्थ आपकी स्लैब प्लस बीम टाइप की, ठीक है, और एक आपने इफेक्टिव विड्थ आपने कैलकुलेट करी है अभी, ठीक है, एक इफेक्टिव विड्थ आपने कैलकुलेट करी है, तो अगर हमें इफेक्टिव विड्थ गिवन नहीं होगी तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्लैब आपने प्रोवाइड कर रखी है उस स्लैब का हाफ वाला पोर्शन यानी L1/2 जो आपने ये प्रोवाइड कर रखा है, और इस साइड से L2/2 और जो आपने बीम प्रोवाइड कर रखी है उसकी विड्थ ऑफ वेब, इन सब का समेशन कर दोगे तो ये आपकी एक इफेक्टिव विड्थ आपकी निकल के आएगी किसकी, टी बीम की, ठीक है ना, एक इफेक्टिव विड्थ आपकी टी बीम की निकल के आएगी ये, यानी जो ये वाला पोर्शन आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है जो आपने कैलकुलेट किया वो आपकी नथिंग बट द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ द टी बीम, ठीक है, तो सेकंड जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपके यहाँ पे है जो आपने कैलकुलेट किया अभी L1/2 प्लस बी डब्ल्यू प्लस L2/2, ठीक है, सेकेंड आपका ये आपका निकल के आ गया, ठीक है, और इन दोनों में जो मिनिमम आएगी वही आपकी क्या होगी, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, विच एवर मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, ठीक है, विच एवर इज मिनिमम, तो इसमें हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे स्लैब प्लस बीम टाइप आपकी होती क्या है, जिसमें स्लैब और बीम आप साइमल्टेनियसली प्लेस करते हो, ठीक है, आपने ये स्लैब प्लेस कर रखी है, ये बीम 1 2 3 4 5 बीम आपने प्रोवाइड कर रखी है, एक ये एल बीम है, एक साइड आपकी फ्लैंज है, एक टी बीम, दोनों साइड आपकी फ्लैंज है यहाँ पे, ये टी और ये एल बीम है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, देन आपने क्या करा, इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको डायरेक्टली कोड ने फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है L0/6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 DF, ठीक है, और जो दूसरा चीज है जो आपने करी यहाँ पे निकालने के लिए, आपने क्या करी, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने कंसिडर कर ली यहाँ पे, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने ली, दो टी बीम के बीच के डिस्टेंस आपने ले ली L1, और सेकेंड आपने जो टी बीम के बीच की डिस्टेंस ले ली आपने L2, ठीक है, और इस L1 और L2 के आपने सेंटर में क्या कर दिया, सेंटर में सेक्शन ले लिया L1 और L2 के, और जब आपने सेंटर में इसके सेक्शन कंसीडर करे, ठीक है, इस सेंटर में सेक्शन कंसीडर करने के बाद आपने 1 मीटर लेंथ, ठीक है, दिस इज द लेंथ, ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ में आपने क्या कर लिया, एक स्ट्रिप ले ली रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये आपने ले ली 1 मीटर में आपकी स्ट्रिप ले ली रेक्टेंगुलर, और इस स्ट्रिप में आपने एरिया ऑफ लोडिंग आपने कैलकुलेट कर ली विड्थ इनटू लेंथ, विड्थ कितनी थी आपकी, देखिए आपने L1/2 पे ले रखा है, एक L2/2 पे ले रखा है, ठीक है, L1/2 प्लस L2/2 प्लस जो बीम प्रोवाइड कर रखी है उसका वेब की विड्थ, ठीक है ना, BW, और इंटू 1 मीटर यानी ये हो गया आपका एरिया ऑफ लोडिंग, जो आपका ये पहला पोर्शन है L1/2 प्लस BW प्लस L2/2, दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, एक कोड ने स्पेसिफाई कर रखी है, दूसरी हम लोग लेते हैं L1/2 प्लस BW प्लस L2/2, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्या, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पहले वाले केस में आइसोलेटेड के केस में जो वैल्यू निकल के आ रही है एग्जैक्ट निकल के आ रही है, क्योंकि आपको विड्थ पता है वहां पे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट चीजें कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको पता भी नहीं चल रहा है,
तो जो आप अप्रोक्सीमेट चीजें आप यहाँ पे निकाल रहे हो, इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे दो फॉर्मूले से आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालनी है। देन उसके बाद जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम आपको क्या करनी है, डिजाइनिंग में कंसिडर करनी है। ये तो हो गया आपका टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। सिमिलर वे में आपको पता है हम लोग एल बीम के बारे में ही पढ़ लेते। तो सिमिलर वे में देखिए आप, अगर आप एल बीम के बारे में निकालोगे, ठीक है, अगर आप एल बीम के लिए निकालोगे तो एल बीम, ठीक है, तो अगर आप एल बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालोगे तो जैसे आपने 0.1 आपने 0.5 से वहां पे मल्टीप्लाई किया था या हाफ लिया था वहां पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम है, याद करने के लिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एल बीम के लिए आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप एल नॉट बाई 12, एल नॉट बाई 6 है ना, तो हाफ ले लो इसका 12, प्लस विड्थ ऑफ वेब चेंज नहीं होगी। विड्थ ऑफ वेब आपकी जो टी बीम के केस में है वही आपकी किसके केस में होगी, आपकी एल बीम के केस में होगी, ठीक है। प्लस 6 टाइम्स डी एफ की जगह अगर आप 1/2 लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 टाइम्स डी एफ। अभी बताऊंगा मैं आपको ये डी एफ है क्या आखिर, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3 टाइम्स डी एफ, ठीक है। और जो सेकेंड आपने कैलकुलेट करी है, ठीक है ना, सेकेंड आपने कैलकुलेट करी है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, जो आपने कैलकुलेट करी है वो होगी आपकी L1/2 प्लस BW ओनली। यहाँ पे L2/2 नहीं लोगे बिकॉज आपको पता है यहाँ पे जो फ्लैंज का पोर्शन है आपका ओनली एक साइड है। एल बीम के केस में देखिए आप, फ्लैंज का पोर्शन सिर्फ एक साइड है। अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो जो एक बीम हो जाएगी आपकी एल बीम हो जाएगी, ठीक है। तो L1/2 या L2/2 दोनों में से एक ही चीज कंसीडर करोगे, दोनों कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एल बीम के केस में आपकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज ओनली वन साइडेड है, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी वन साइडेड होने की वजह से हमने L1/2 ही कंसीडर किया, L1/2 कंसीडर किया, L2/2 हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर L2/2 हमने कंसीडर किया, अगर हमने L2/2 कंसीडर किया तो आपका क्या होगा, अगर हमने L2/2 कंसीडर किया तो उस केस में आपका क्या होगा, कुलदीप बिष्ट ने क्या लिखा है, इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। सर इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज मिनिमम ऑफ जो आपने लिखा है और विड्थ ऑफ द फ्लैंज होगा। हाँ वो मैं बता दिया ना मैंने आपको, मिनिमम ये लिखा तो है, विच एवर इज मिनिमम। अनम्यूट करके पूछ लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ये आपको मैंने बोल दिया ना, विच एवर इज मिनिमम दोनों में से। अभी डाउट आपने क्या लिखा है वहां पे समझ में नहीं आ रहा, जो भी बोला आपने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। जूम कर लो सर थोड़ा सा, जी जूम कर लो सर थोड़ा, जूम। हाँ जूम में कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये हो गया यहाँ पे, जूम कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा, दिख रहा ना, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो एल बीम के केस में हमने L1/2 प्लस BW ओनली लिया, L2/2 अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर वो टी बीम के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग L2/2 या L1/2 दोनों में से एक को ही कंसीडर करना है। मैंने यहाँ पे L1/2 कर रखा है एल बीम के केस में, ठीक है। इन दोनों में से भी विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम is the effective width of the flange, ठीक है। whichever is minimum is the effective width of the flange, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए जो चीजें हमने लिखी है इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे L नॉट आपका वही है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है ना, जहां पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, या आप बोल दो कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, जीरो बेंडिंग मोमेंट, ऐसा पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, पॉइंट बेंडिंग मोमेंट जीरो वहां पे होता है जहां पे आपका, उसको हम लोग अगर अलग वर्ड में बोलें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, या हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। एग्जाम में पूछ सकता है दोनों तरफ से, ठीक है ना, जैसे उन्होंने लिखा है, या तो बोल सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन द एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट्स, या वो लिख देगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो कंफ्यूज मत होना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी आपके पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो डी एफ है,
ठीक है, जो डी एफ है यहाँ पे वो है आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अगर मैं इसको टी बीम के केस में शो करूं, अगर मैं इसको टी बीम के केस में शो करूं तो यहां पे कर देता हूं मैं, तो दिस इज द डी एफ, दिस इज द डी एफ, ठीक है, दिस इज द डी एफ, डी एफ इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। अगला क्या हो गया आपका, अगला आपका आ गया L1 और L2, ठीक है, L1 एंड L2, L1 and L2 is the, it is the clear distance between the, it is the clear distance between the two T oblique L beams, ठीक है ना, clear distance, clear distance, clear distance between two T oblique L beams, ठीक है। बाकी चीजें जो जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज विड्थ ऑफ द वेब, ठीक है, और BW आपको बता दिया, हमें L0 बता दिया, बाकी सारी चीजें मैंने पीछे स्पेसिफाई कर रखी हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी जो हमें कैलकुलेट करनी थी और हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी, ठीक है। एक बार जस्ट मैं यहाँ से फ्रंट से जो हमने पढ़ के आए हैं एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने इनिशियल में हमने यहाँ पे टी बीम के बारे में पढ़ा, तो डिफरेंस बिटवीन द टी बीम एंड एल बीम्स के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्टर है आपका जो डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों को, वो है आपका रेनफोर्समेंट, ध्यान रखना। रेनफोर्समेंट आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रेनफोर्समेंट है जो इनको कंबाइंड कर रही है दोनों को, ठीक है। रेनफोर्समेंट टी बीम के केस में दोनों को कंबाइंड कर रही है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट आपकी बीम में अलग है, स्लैब में अलग होगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ दिया यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल बीम में इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, ठीक है, इसको भी मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। नॉर्मल बीम में आपका क्या होता है, नॉर्मल बीम में आपका बिहेवियर इंडिविजुअल होता है, टी बीम में मोनोलिथिक बिहेवियर होता है, ठीक है। टी बीम के केस में कंक्रीट आप पोर करते हो स्लैब और बीम के लिए साइमल्टेनियसली, साथ में प्लेस करोगे कंक्रीट आप, इस केस में आप पहले बीम में प्लेस करोगे, देन जैसे ही बीम सेट हो जाएगी आपकी, देन उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, ऊपर से स्लैब प्लेस करोगे, ठीक है। तो एडवांटेज जो टी बीम का होता है आपका, टी बीम बनाने का जो एडवांटेज होता है वो मेन एडवांटेज होता है आपका कि जो ये फ्लैंज वाला पोर्शन है वो इसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बीम को, जो ये बीम है आपका, इस बीम को ये फ्लैंज पोर्शन एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द टी बीम, जहां पे आपको ज्यादा आपको लोडिंग रेजिस्ट करनी है, ठीक है ना, ज्यादा लोड अप्लाई हो रखे हैं आपके और उन लोड्स का रेजिस्ट करना है, वहां पे हम अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टी बीम्स का, ठीक है ना। वहां पे हम नॉर्मल बीम्स प्रोवाइड न करके टी बीम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द टी बीम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ द टी बीम्स ऑब्लिक एल बीम्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, इनका बिहेवियर सिमिलर होता है एज कंपेयर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कॉम्प्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो टेंशन, तो स्टील आपकी टेंशन बॉटम पे प्रोवाइड कर रखी है आपने, ठीक है। जो ये वर्टिकल पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब, जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। इन सिमिलर वे एल बीम के केस में जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, और जो वर्टिकल पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेब, ठीक है। तो पहली जो बीम है आपकी टाइप वो है आपकी आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम ऐसी बीम होती है जिसमें आपकी जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, दिस इज द बी इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज डिफाइंड, मतलब आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज गिवन होगी, स्पेसिफाइड होगी, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम, ठीक है। लेकिन ये टोटल विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो आपको गिवन है उसको हम अपनी एनालिसिस में कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज आपका स्ट्रेस डायग्राम, एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम देखिए मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये काफी नॉन यूनिफॉर्म होता है, और ये स्ट्रेस डायग्राम नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से आपकी एनालिसिस यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाएगी, इसको ईज करने के लिए, इसको एनालिसिस को इजी करने के लिए आईएस कोड ने क्या किया, आईएस कोड ने क्या करा, जो ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम है उसको कुछ विड्थ तक क्या कर दिया इन्होंने, रेक्टेंगल कंसिडर कर दिया, ठीक है। और वो विड्थ है आपकी बी सफिक्स एफ, जो कि हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। तो बी सफिक्स एफ विड्थ तक इन्होंने क्या करा, रेक्टेंगुलर आपका डायग्राम कंसीडर कर दिया, और इस रेक्टेंगुलर डायग्राम तक इन्होंने बोला कि यहां तक आपका जो स्ट्रेच डायग्राम है अब यूनिफॉर्म है, और ये बी इफेक्टिव विड्थ जो आपने कंसीडर कर रखी है, ये इफेक्टिव विड्थ ही हम टोटल विड्थ लेके चलेंगे फॉर अवर एनालिसिस, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा, ठीक है, इच एक्चुअल स्ट्रेच डायग्राम में क्या कर दिया, आइडियल स्ट्रेच डायग्राम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। देन उसके बाद
आइसोलेटेड टी बीम्स के लिए जो इफेक्टिव विड्थ, अब वो जो आपका स्ट्रेच डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर कहां तक होगा, ये भी तो आपको पता लगाना है ना कि वो रेक्टेंगुलर डायग्राम कहां तक होगा। तो ये पता लगाने के लिए आइसोलेटेड टी बीम ऑब्लिक एल बीम के लिए कोड ने फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखे हैं, L0/L0/B+4 + BW टी बीम के लिए, ठीक है ना। और दूसरा आपका 0.5 L0/L0/B+4 + BW, ठीक है ना, फॉर एल बीम के लिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है। और जहां पे BF है आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, BW विड्थ ऑफ द वेब आपको गिवन है, L0 है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट इन द बीम, ठीक है। और आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। तो और L0 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यानी ऐसा पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका चेंज होता है या बेंडिंग मोमेंट जीरो भी होता है वहां पे, ठीक है। तो जीरो बेंडिंग मोमेंट आप देखिए इस पॉइंट पे L0 है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में L0 = L जो आपको गिवन है, कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में L0 = 0.7 ऑफ L, ठीक है। ये आपको लेना है, यानी जो L0 की वैल्यू है जो आपको L गिवन है उसकी 0.7 टाइम्स लेनी है आपको किसी केस में, कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में ये गिवन है आपका IS कोड में, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड टाइप की जो बीम होती है आपकी स्लैब प्लस बीम टाइप। स्लैब प्लस बीम टाइप में आपकी जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो आपकी है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होती है, ठीक है। पहले वाले केस में स्पेसिफाइड थी, इस केस में स्पेसिफाइड नहीं होती है। तो आपको वो कैलकुलेट करनी है कि विड्थ ऑफ द फ्लैंज या इफेक्टिव विड्थ, आप डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हो। कैसे? एक स्ट्रिप ले लोगे आप, यहाँ पे स्ट्रिप ले लोगे, स्ट्रिप आप कहाँ पे कट करोगे, एक तो L1/2 पे और दूसरा L2/2 पे। L1 और L2 है आपकी डिस्टेंस बिटवीन द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 TB बीम्स, ठीक है ना। दो बीम्स के बीच की क्लियर डिस्टेंस आपकी L1 और L2 है। इनके सेंटर में आप सेक्शन कट करोगे और 1 मीटर लेंथ के लिए आप स्ट्रिप ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। इस स्ट्रिप आपने कैलकुलेट कर ली, तो स्ट्रिप कैलकुलेट कर ली, जो स्ट्रिप की विड्थ आएगी आपकी वही आप इफेक्टिव विड्थ कंसिडर करके चलते हो। जो स्ट्रिप की विड्थ आएगी वही आप क्या करोगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द टी बीम आप कंसिडर करके चलोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ लोडिंग आप देख लो, रेक्टेंगल आपने स्ट्रिप कंसिडर कर रखी है, तो आपका क्या हो गया L1/2 + BW + L2/2 × 1 मीटर, ठीक है। और टी बीम के केस में कोड ने फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है आपको L0/6 + BW + 6DF, और दूसरा इन्होंने स्पेसिफाई जो हमने निकाला यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमने निकाल रखी है L1/2 + BW + L2/2। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी वो हम लेंगे इफेक्टिव विड्थ, ठीक है, टी बीम के केस में, ठीक है। और एल बीम के केस में इनका आप कर दो हाफ, L0/12 + BW में चेंजेस नहीं आएगा, और दूसरा 3DF, ठीक है। इन सिमिलर वे सेकेंड वाले केस में आपका क्या होगा, हाफ नहीं करोगे, यहाँ पे L1/2 + BW लोगे ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका L2/2 अगर आपने कंसिडर कर लिया फिर वो टी बीम बन गई, ठीक है ना। फिर वो टी बीम आपको ओनली ये कंसिडर करना है, ये पूरा कंसिडर नहीं करना है, ये टी बीम है, ठीक है ना। टी बीम ये पूरी टी बीम है आपकी, आपको ओनली एल वाला पोर्शन ही कंसिडर करना है यहाँ पे। तो एल वाला पोर्शन आपने कंसिडर किया, तो यहाँ पे L1/2 + BW आपने ले लिया, विचएवर इज मिनिमम, दोनों में से जो मिनिमम आया आपने वो ले लिया, और L1 और L2 ने यहाँ पे बता दिया DF क्या है आपकी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है, ठीक है। तो ये निकाल दिया आपने इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर्सपेक्टिव, काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें, इसलिए मैंने दोबारा इनको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपकी इसमें एनालिसिस बचती है, ठीक है। फाइनल आपकी इसकी एनालिसिस है टी बीम की, जो आपने सिंगली डबली में एनालिसिस पढ़ी थी, इन सिमिलर वे यहाँ पे आप इसकी एनालिसिस पढ़ोगे, जो कि आपके कन्वेंशनल के लिए भी और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी दूसरी क्लास का शेड्यूल है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएंगी आपको या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कल आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब क्लास अगर आगे जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।